नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बड़ी पहचान है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निरंतर सुधार का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनावों में 16 में से 8 सीटें जीती, कांग्रेस 5 सीटों पर विजयी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के विशेष सप्ताह का आयोजन आज संपन्न हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज जीएसटी और सीमा शुल्क संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करेंगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय विशेष सप्ताह के अंतर्गत आज नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भाजपा को जानो पहल के अंतर्गत आज 13 देशों के मिशन प्रमुखों से संवाद करेंगे। भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविड-19 की जांच की अनिवार्यता समाप्त की। और खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा 36 स्वर्ण सहित कुल 101 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर। समाचार प्रभात में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है। देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेसटेक अब न केवल अंतरिक्ष की बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों की तकनीक बनने जा रही है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ा है। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर युवाओं को कुछ एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग पोस्ट करना होता है तो उससे पहले वो अलर्ट करते हैं और अलर्ट में मैसेजिंग करते हैं, वॉच दिस स्पेस। भारत की स्पेस इंडस्ट्री के लिए इन स्पेस का लॉन्च होना वॉच दिस स्पेस मोमेंट की तरह ही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की यह प्रक्रिया निर्बाध जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2 क्षेत्र अंतरिक्ष और समुद्र भविष्य में सबसे अधिक प्रभावशाली होने जा रहे हैं। इन स्पेस अंतरिक्ष के लिए महत्वपूर्ण है और ये युवाओं को भारत के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान लोगों की प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। इन स्पेस भारत के युवाओं को, भारत के बेस्ट साइंटिफिक माइंड्स को अपने टैलेंट दिखाने का एक अभूतपूर्व अवसर है। चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में, इन स्पेस सभी के लिए बेहतरीन अवसर लेकर के आया है। इन स्पेस में भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की बहुत क्षमता है और इसलिए मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि वॉच दिस स्पेस। In space, eat for space. In space, eat for space. In space, eat for ace.
श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुधार लाकर इन स्पेस के माध्यम से निजी क्षेत्र को विजेता बनाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार किया जाना चाहिए ताकि लोग इस सुविधा से लाभान्वित हो सकें। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वेंडर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस सेक्टर में बिग विनर्स की भूमिका निभाएगा। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन आज कुल्लू जिले के रोहतांग में अटल सुरंग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। ये सुरंग कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले को जोड़ती है। 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है। ये समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्री कोविंद ने कल शाम धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 तथा हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव कल संपन्न हुए। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बीच 8 घंटे तक मतगणना रुकी रही। महाराष्ट्र में मतगणना में सबसे अधिक देरी हुई। शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 6 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलीं। भाजपा के विजेताओं में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व राज्य मंत्री अनिल बोंडे और पार्टी के नेता धनंजय महातिक शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी और शिवसेना के संजय राउत भी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। हरियाणा में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और भाजपा तथा इसकी सहयोगी जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा की 2 सीटों पर विजयी हुए हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को 3 और कांग्रेस को कर्नाटक में सीट मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, अभिनेता और राजनेता जग्गेश और विधान परिषद सदस्य लहर सिंह सुरोया भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। बाकी 1 सीट पर कांग्रेस के जयराम रमेश विजयी हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी तथा भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए राज्यसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए गए थे। इनमें से विभिन्न राज्यों में कई दलों के 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। 41 सीटों में से भाजपा को 14 सीटें मिली हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश से 8, बिहार और मध्य प्रदेश से 2-2 तथा झारखंड और उत्तराखंड से 1-1 सीट मिली है। वित्त मंत्रालय का आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह का आयोजन आज समाप्त हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन गोवा में समापन समारोह में शामिल होंगी। पणजी में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करेंगी। इसके बाद जीएसटी गैलरी का उद्घाटन होगा। इस अवसर पर धरोहर शीर्षक से एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लोगों और बच्चों में जागरूकता पैदा करने तथा कर साक्षरता का प्रचार करने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ मनोरंजक कार्यक्रम तैयार किए हैं। वित्त मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 से 11 जून तक एक विशेष सप्ताह का आयोजन किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के विशेष सप्ताह के रूप में आज नई दिल्ली में
प्रतिस्पर्धा कानून के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के दौरान श्री सिंह सीसीआई की यात्रा और क्षेत्रीय भाषाओं में वकालत की पुस्तिका जारी करेंगे। वे निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। देश में अब तक 194 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13,15,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 5 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। तेलंगाना में अगले कुछ सप्ताह में कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहनने को कहा है। राज्य के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से राज्य में कोविड संक्रमण बढ़ने की संभावना है। उधर अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि विदेशों से आने वाले विमान यात्रियों के लिए कोविड परीक्षण की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। इस कदम से महामारी के कारण लगा सबसे लंबा यात्रा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। ये नियम अमेरिका जाने वाले विमान यात्रियों के लिए कल आधी रात से लागू हो जाएगा। व्हाइट हाउस के सहायक प्रेस सचिव केविन मुनोज ने बताया कि प्रभावकारी टीकों और उपचार पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का काम विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बड़ी पहचान है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निरंतर सुधार का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनावों में 16 में से 8 सीटें जीती। कांग्रेस 5 सीटों पर विजयी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के विशेष सप्ताह का आयोजन आज संपन्न हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज जीएसटी और सीमा शुल्क संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करेंगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय विशेष सप्ताह के अंतर्गत आज नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भाजपा को जानो पहल के अंतर्गत आज 13 देशों के मिशन प्रमुखों से संवाद करेंगे। भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविड-19 जांच की अनिवार्यता समाप्त की। और खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा 36 स्वर्ण सहित कुल 101 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। देश में 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले पहली बार। 3 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिला पहली बार। 3 करोड़ 28 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज मिला पहली बार। देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। वे लखनऊ और वाराणसी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री ठाकुर आज शाम लखनऊ में गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करेंगे। कल हजरतगंज क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। वे लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण में कुश्ती हॉल का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल अवैध रूप से एकत्रित होने और हिंसक घटनाओं में कथित रूप से शामिल होने में अब तक 136 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानून और व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। निजी और सरकारी संपत्ति को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी गुट हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कल रात खांडीपुरा इलाके में गोलीबारी शुरू हुई। ताजा समाचार मिलने तक कार्रवाई जारी थी। इस बीच बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकवादी बारामूला जिले के निहालपुरा पट्टन के निवासी हैं। उनके कब्जे से आपत्तिजनक दस्तावेज, गोली बारूद और हथियार मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत के वरिष्ठ राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी संबंधी दूत नियुक्त किया है। वे अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग
में कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे। श्री गुतेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अमनदीप सिंह गिल डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में काफी विचारशील हैं और उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी का फायदा लेने की ठोस जानकारी है। श्री गिल 2016 से 2018 तक जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। वे इस समय जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय विकास अध्ययन के स्नातक संस्थान में डिजिटल स्वास्थ्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव ने पूरे विश्व के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। इस परिदृश्य में सतत विकास एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन जिस तरह से भारत ने पर्यावरण और विकास दोनों को एक साथ संतुलित किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक रिपोर्ट। मानवीय गतिविधियों ने हवा, पानी, परिवेश, मिट्टी सभी को प्रदूषित कर दिया है। ऐसे में अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन भारत ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सतत विकास की दिशा में जो कदम उठाए हैं, वे वैश्विक स्तर पर नई मिसाल पेश कर रहा है। बीते वर्ष ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन के विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सामने भारत की कार्य योजना कुछ इस रूप में रखी। भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। दुनिया की 17% आबादी होने के बाद भी भारत का कार्बन उत्सर्जन में हिस्सा महज 4% है। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी तय प्रतिबद्धता को नियत समय से पहले पूरा किया है। एक सूरज, एक विश्व और एक ग्रिड के मंत्र के साथ वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं कि भारत ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी कई कारगर पहल की है। जब हम 500 गीगावाट की बात करते हैं तो दुनिया के सभी देशों को लगता है कि ये जो भारत ने अपने पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो लक्ष्य तय किए थे उनको प्राप्त किया है, बल्कि एक एम्बिशियस लक्ष्य को भी रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारी बढ़ोतरी से आज भारत इस क्षेत्र में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। बीते 8 सालों में देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 286% की वृद्धि हुई है। सौर के माध्यम से 35 लाख से अधिक किसानों को ऊर्जा पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की गई। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी में सीनियर फेलो अजय शंकर ने इस योजना के फायदों के बारे में बताया। तो किसान अगर कुसुम के अंतर्गत एक सोलर पैनल और पंप लगाता है तो ये बिजली उसको मुफ्त में मिलती है, और जब ये बिजली उसके सिंचाई के लिए नहीं इस्तेमाल होगी तो ये बिजली फिर जो वितरण कंपनियां हैं वो खरीद लेंगी, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। इस योजना के माध्यम से पर्यावरण पर भी किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और मानव जीवन स्वस्थ रहेगा। आकाशवाणी से फरहत नाज की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शाम नई दिल्ली में 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम भाजपा को जानो पहल श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये श्रृंखला का चौथा आयोजन है। भाजपा अध्यक्ष अब तक 34 मिशन प्रमुखों से बात कर चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री नड्डा राष्ट्र निर्माण में भाजपा के इतिहास, संघर्षों, सफलताओं, विचारधारा और योगदान के बारे में विस्तार से बताएंगे। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। हिन्दी में ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे प्रसारित होता है। आज अभ्यास कार्यक्रम की 11वीं कड़ी प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है अर्थशास्त्र। आकाशवाणी समाचार को इस विषय के लिए देश भर से प्रश्न प्राप्त हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ भीमराव अंबेडकर कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में डॉ नरेंद्र ठाकुर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे।
कार्यक्रम की अगली कड़ी 18 जून को प्रसारित होगी। इस कड़ी के लिए विषय है भारतीय समाज। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 15 जून 2022 है। खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा 36 स्वर्ण, 29 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। मणिपुर 13 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ चौथे नंबर पर आ गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज की कड़ी में हम महान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका जन्म 1897 में 11 जून को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 में काकोरी षड्यंत्र में बिस्मिल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या बिस्मिल एक देशभक्त कवि थे। वे राम, अज्ञात और बिस्मिल उपनाम से हिंदी और उर्दू में लिखा करते थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध उद्घोष के रूप में उनकी कलम से निकली कविताएं सरफरोशी की तमन्ना, मन की लहर और स्वदेशी रंग अमर हो गईं। भगत सिंह ने हिंदी और उर्दू के एक महान कवि के रूप में उनकी सराहना की, जिन्होंने अंग्रेजी से कैथरीन और बंगला से बोल्शेविकों की करतूत पुस्तक का अनुवाद भी किया था। भेंट कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। साथ ही क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां वारसी से बिस्मिल की मित्रता एक मिसाल थी। इन दोनों को रोशन सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संदेश, जिसे उन्होंने 16 दिसंबर 1927 को लिखा था, कीर्ति पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फांसी का समय 19 दिसंबर सुबह 6:30 बजे तय हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा से मैं फिर जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा। मेरा लक्ष्य होगा विश्व के लिए पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि प्रकृति के उपहारों में सबकी समान साझेदारी हो और कोई भी दूसरों पर शासन न करे। प्रत्येक स्थान पर लोगों की लोकतांत्रिक संस्थाएं हों। देशवासियों से मेरा केवल एक अनुरोध है कि हमारी मौत पर यदि उन्हें जरा सा भी दुख हो तो उन्हें किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा स्थापित करना होगा। यही हमारी अंतिम इच्छा है और यही हमारा स्मृति चिन्ह भी रहेगा। जो कुछ मैं कह रहा हूं वही अशफाक उल्लाह खां वारसी का भी कहना है। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि जब तक अनेक लोग शिक्षित और जागरूक न हो जाएं, गुप्त संगठनों पर ध्यान न दें। यदि देश की सेवा करने की इच्छा है तो खुले रूप से काम करें। केवल सैद्धांतिक बातें सुनकर और कल्पना लोक में विचरण कर उन्हें अपने जीवन को कठिनाई में नहीं डालना चाहिए।
इस महान क्रांतिकारी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन। और अब समाचार पत्र की सुर्खियों पर नजर। नीट पीजी की विशेष काउंसलिंग नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने शीर्ष अदालत के हवाले से लिखा है, प्रवेश प्रक्रिया खासतौर पर चिकित्सा शिक्षा में अंतहीन नहीं हो सकती। फ्री सामान देने के एड पर रोक, गलत जानकारी दी तो एक्टर पर भी जुर्माना। केंद्र सरकार के ये नए दिशा निर्देश नवभारत टाइम्स में है। पत्र ने सलाह दी है कि परखने के बाद ही प्रचार करें सेलिब्रिटी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत भरेगा दुनिया का पेट, 70 लाख टन गेहूं भेजेगा विदेश। अंटार्कटिका में गिरी ताजा बर्फ में मिले घातक माइक्रोप्लास्टिक के कण शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, जलवायु परिवर्तन की वजह से चावल से भी छोटे टुकड़े मिले बर्फ में। अप्रैल में दिल्ली शिमला की गर्मी एक जैसी रही, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, देश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पुरानी कारों को सड़कों से हटाने में लोगों की दिलचस्पी नहीं, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र ने एक सर्वेक्षण को विस्तार से देते हुए लिखा है कि सरकार की सख्ती और सब्सिडी के बावजूद योजना के सामने कई चुनौतियां। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बड़ी पहचान है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निरंतर सुधार का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनावों में 16 में से 8 सीटें जीती, कांग्रेस 5 सीटों पर विजयी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के विशेष सप्ताह का आयोजन आज संपन्न हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज जीएसटी और सीमा शुल्क संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करेंगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय विशेष सप्ताह के अंतर्गत आज नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भाजपा को जानो पहल के अंतर्गत आज 13 देशों के मिशन प्रमुखों से संवाद करेंगे। भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त। और खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा 36 स्वर्ण सहित कुल 101 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।